क्लास 7th के जियोग्राफी को वन शॉट इसमें देखेंगे। तो इसमें भी आप देखेंगे सबसे पहला चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झाँक। तो क्लास 7 का पूरा जियोग्राफी आप इसमें पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के अंदर जो भी सारा चीज़ रहता है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो ज़मीन में कुएँ खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। ये बात आपको मालूम होगा कि ज़मीन में कुआँ खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेल को साफ़ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर तक जाते हैं तो तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है, इसलिए गहराई में जाने पर हमें गर्मी महसूस होती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें होती है, परतें एक दूसरे से दबी हुई है और उनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी के 3 परत होती है। जैसे यहाँ पर देखें, सबसे ऊपर परत को क्रस्ट कहते हैं, मतलब सियाल कहते हैं, सियाल को जिसको क्रस्ट भी कहते हैं। उसका सेकेंड में सीमा और लास्ट में जो होता है अंदर वाला अंदरूनी परत वह क्रोट कहलाता है। तो ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका यानी कि रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है, इसीलिए ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। इसे ही भूपर्पट या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर रहते हैं। इनमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं, यानी कि सियाल में ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर सियाल कहने का अर्थ हो गया सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा हो गया सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और लास्ट में नीफे हो गया जिसमें निकेल प्लस फेरस पाए जाते हैं तत्व। पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर हमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। अगर जैसे यहाँ पर अभी टेम्परेचर होगा 29 डिग्री सेल्सियस, तो आप नीचे अगर 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी के विभिन्न परत ये सब देख लिए। उसके बाद नीचे देखते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच परत सीमा कहा जाता है, यानी कि बीच के परत को, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, मुख्य रूप से पाई जाती है। और ज्वालामुखी मुख्य रूप से पाई जाती है, इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी के ऊपर आता है, यानी कि मेंटल से ही ज्वालामुखी का लावा निकलकर यहाँ आता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसी के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत के क्रोट कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यह दबाव और तापमान ज़्यादा होता है, यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब सेकेंड चैप्टर देखते हैं, चट्टान, खनिज एवं सेकेंड चैप्टर का नाम है चट्टान एवं खनिज। तो पत्थर स्लेटी रंग के होते हैं, इन्हें लोग करबंदिया से मंगवाते हैं। मतलब पत्थर जो होते हैं स्लेटी रंग के होते हैं, इन्हें लोग करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा में भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुर और डोमचांच से भी लाते हैं। तो कहाँ पर ये होता है स्लेटी रंग के पत्थर, आप इसमें जान सकते हैं। करबंदिया से मंगवाते हैं, फिर झारखंड के पाकुर और डोमचांच में भी ऐसा आता है। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये पहाड़ों के चट्टानों से काटकर निकाले जाते हैं। पहाड़ों के चट्टानों से काटकर स्लेटी पत्थर निकाला जाता है। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। नाम से आपको मालूम होगा कि आग से रिलेटेड जो चट्टान होगा, अवसादी मतलब अवसाद से बनना, रूपांतरित मतलब वह चेंज होता है तो वो बनता है। तो तीनों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में देख लेते हैं। तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाते हैं, यानी कि जो पिघला हुआ पदार्थ होते हैं पृथ्वी के अंदर से निकल कर वह धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाते हैं, वही पृथ्वी के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप ठोस पदार्थ बनता है। तो यही यानी कि पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर से ऊपर आता है और वह जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप ठोस पदार्थ बनता है, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है, बल्कि इनमें रवा पाए जाते हैं, मतलब टुकड़ा पाया जाता है। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है, मतलब जितना समय लगता है वो उस पर निर्भर करता है कि कितना ठोस होगा। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान रवे के बड़े होते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टान बनता है वह बहुत बड़े बड़े रवा होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। पृथ्वी के ऊपर की चट्टान जल्दी जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। तो ये आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हो गए। अब अवसादी चट्टान बात कर लेते हैं। तो ये चट्टानें अवसादों या तलछटों के जमाव से बनते हैं, यानी कि अवसाद या तलछट के जमाव से बनती है।
ये चट्टानें दोनों अवस्थाओं में बनती है। पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के जमाव से बनते हैं। काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है इसमें, और दबाव के कारण ये परतें जो अपसादी चट्टान है, ये परत आपस में जुड़ जाती है और अपसादी चट्टान का निर्माण कर लेती है। जैसे चूना पत्थर। इस तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत यानी कि पानी के बाहर जब जमता है तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे बालू पत्थर, सेल, ये सब पानी के बाहर जम जाते हैं। अब रूपांतरित चट्टान की बात कर लेते हैं। रूपांतरित चट्टान में है कि जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दाब के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव होते हैं। आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान के इसका ताप और दाब दोनों के कारण इसी में अगर कोई गुण में बदलाव हो जाता है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर अधिक, जैसे संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दाब के कारण बदल जाता है। फिर है नाइस में, दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, यानी कि रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अब जीवाश्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। जीवाश्म के बारे में है कि परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं। कई जीवाणु जो होते हैं इसमें दब जाते हैं। दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्ष में ठोस पत्थर कोयला में बदल जाता है, तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवाश्म समझ गए, जो उसमें जीवोकाश में होता है। फिर है अपरदन, यानी कि एक वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती रहती है, तो वो प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। अब खनिज की बात करते हैं। इन्हीं खनिजों में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक एवं भौतिक गुण होता है। ये हमारे बड़े काम के होते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे रत्नागर्भा भी कहा जाता है। रत्नागर्भा भी कहा जाता है भूगर्भ को। खनिज का वर्गीकरण धात्विक और अधात्विक, धात्विक को लौहयुक्त, अलोहयुक्त कर सकते हैं। अधात्विक को कार्बनिक का कार्बनिक कर सकते हैं। लौहयुक्त में लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि आते हैं। और अलोह में आ गया सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा। अधात्विक में हो गया कोयला, पेट्रोलियम, और इसमें हो गया आवरक, ग्रेफाइट। तो ये सेकेंड चैप्टर जान गए, चट्टान एवं खनिज। तीसरा चैप्टर है क्लास 7 का भूगोल का तीसरा चैप्टर है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। भूपर्पटी। अब प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं। भूपर्पटी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है। भूपर्पटी में जो धरती के सबसे ऊपरी परत में जस्ट थोड़ा सा अंदर देखेंगे धरती के अंदर, तो वहाँ विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेट गतिशील रहता है, जिससे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। अब भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, तो ये प्लेट के गति के कारण ही होता है। यहाँ पर है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेट एक दूसरे के पास आती है, कुछ एक दूसरे से को दूर जाती है, तो कुछ साथ साथ रहती है, जिसके कारण आपस में टकराव होता रहता है और जिसके कारण कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। तो प्लेट हमारे धरती के अंदर बहुत सारे प्लेट है और इसी के टकराव के कारण भूकंप शुरू होता है। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं, तो कई ऊपर उभर आते हैं। ये घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में होती है तो यह अत्यंत विनाशकारी होता है। अब यहाँ पे है जनवरी 1934 में दरभंगा में, बिहार मतलब बिहार के दरभंगा में, और सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कच्छ, भुज यानी कि गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए, जिससे जान माल की व्यापक क्षति हुई। तो यहाँ पर जनवरी 1934 बिहार में बहुत नुकसान हुआ, सितंबर 1993 महाराष्ट्र में और जनवरी 2001 में गुजरात में बहुत भयंकर भूकंप आया था। उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। उसके बाद 11 मार्च 2021 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो 11 मार्च 2021 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप होने से बहुत वहाँ पर नुकसान हुआ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राम से मापते हैं, जिसको रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई है।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि भूकंप के भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। मतलब जहाँ पे उद्गम शुरू होता है, भूकंप का शुरू स्टार्ट जहाँ से होता है उसको ये कहते हैं उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूत सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र यानी कि जस्ट उद्गम केंद्र के पास वाला जगह को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, यानी कि यहाँ पे अगर शुरू हुआ तो ये हो गया उद्गम केंद्र, और इसके इस तरीके से देखेंगे इस वाला रीजन को, इस क्षेत्र को कहते हैं हम अधिकेंद्र, क्योंकि ये जस्ट इस यहाँ से शुरू हुआ और तब यहाँ से तरंग की तरह ये मतलब इस तरीके से तरंग की तरह ये वाइब्रेशन होते हुए कंपन शुरू होता है। तो अधिकेंद्र के निकटतम भाग से सर्वाधिक कंपन होता है, वहाँ सर्वाधिक क्षति होती है। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब अपनाना चाहिए कि सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए, मजबूत मेज पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आगे वाले सामान, चिमनी, कमज़ोर छत या नीचे की दीवार से हमें दूर रहना चाहिए। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली की खंभे, वृक्षों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह उखड़ कर गिर सकता है। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण भूकंप रोधी तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते। प्राथमिक चिकित्सा बक्सा तैयार हमेशा रखना चाहिए। हमारे पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है, यानी कि हमारे पृथ्वी बहुत सारे प्लेटों में विभक्त है। मैग्मा की बात करते हैं। मैग्मा पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ यानी चट्टानें पिघली अवस्था में होती है, जिसे मैग्मा कहते हैं। यानी कि बहुत सारे हमारे पृथ्वी के अंदर जो चट्टान होते हैं वह घुली हुई अवस्था में होता है, तो उसको मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमज़ोर होती है वहाँ से यह धरातल के ऊपर भाप, राख, आग, गर्म के रूप में निकल आता है। यह पृथ्वी के बल की बात कर लेते हैं तो इसमें आंतरिक बल लगता है, बाह्य बल लगता है। आंतरिक बल में इसमें दीर्घकालीन भूसंचलन, आकस्मिक भूसंचलन होता है, और फिर दीर्घकालीन में महाद्वीपीय निर्माणकारी बल भी होते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। तो ये दीर्घकालीन भूसंचलन है। आकस्मिक भूसंचलन में हो गया ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, ये आकस्मिक आता है। फिर बाह्य बल की बात करते हैं तो ये अनाच्छादन, जो ऋतु क्षय और अपर्दन होते हैं। तो इस तरह के पृथ्वी के बल होते हैं। अब बात कर लेते हैं पर्वत के। तो पर्वत उस श्रेणी को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत कई प्रकार के बलित पर्वत होते हैं, भ्रंशोत्य पर्वत, संचयन पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, तो ये सब हो सकते हैं। जैसे भ्रंश घाटी में इस तरह के ये अलग अलग पृथ्वी के बलों का प्रभाव जैसे यहाँ पर है, तो ये बल इस तरीके से इधर जाता है इधर जाता है, तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण इस तरीके से होता है और ये सब भ्रंश रेखा है। बलित पर्वत की बात कर लेते हैं। तो दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे इस संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे वलित या मुर्दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय, रॉकी इत्यादि। तो वलित पर्वत ये होते हैं। तो दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे वलित या मुर्दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय, रॉकी आदि। उसके बाद भ्रंशोत्य पर्वत की बात कर लेते हैं। जब भूतल से किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रहा जाता है, यानी कि जब भूतल से किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद जो भ्रंश होता है उस भ्रंश के बाद बीच का भाग अगर ऊपर उठा रहा जाता है तो उसे भ्रंशोत्य या ब्लैक पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतमुरा पर्वत होता है। अब संचयन पर्वत की बात कर लेते हैं। संचयन पर्वत में ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा ये पर्वत के रूप में ले आते हैं। इन्हें संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाता है तो उससे पर्वत का निर्माण होता है, वह संचयन पर्वत कहलाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो आदि, ये सब संचयन पर्वत में आता है। अब अपशिष्ट पर्वत की बात करते हैं तो अपर्दन की शक्तियाँ द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अपशिष्ट पर्वत कहलाता है, जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ का पहाड़ी इत्यादि। अब पठार की बात कर लेते हैं कि धरातल की वैसी आकृतियाँ भी हैं जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीक होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाला ऊंचा प्रतीक मतलब ये होता है, धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीक होता है या प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है, जिसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। इसे ही पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये वाला देख ले, समुद्र तल या ये समीपवर्ती
होती है समुद्र तल या समीपवर्ती एकदम ऊंचा प्रतीक होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है जिसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत होता है, यानी कि ऊपरी सतह विस्तृत होता है। और इसी पर कभी कभी आप छोटा छोटा पहाड़ियाँ भी देख सकते हैं। पठार के कई प्रकार है, जैसे महाद्वीपीय पठार, शील्ड पठार जिसको कहते हैं, फिर वायुड निक्षेप पठार, हिमनदीय निक्षेपण पठार, अंतर पर्वतीय पठार, लावा निर्मित पठार, गिरिपथ पठार, छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। तो 3 चैप्टर देख लिए, उसके बाद चौथा चैप्टर भी हम देख ही लेते हैं। चौथा चैप्टर में जो है, उसके बाद चैप्टर है वायुमंडल एवं इसका संगठन। तो वायुमंडल हो गया कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। जो वायुमंडल है उसके पास सघनता ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है, और इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा होती है। सांस लेने के लिए वायु आवश्यक है जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। धरातल के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। वायुमंडल हो गया कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है जिसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई है। पृथ्वी अपने आसपास घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। तो यहाँ पर है जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमता है तो उसके साथ वायुमंडल भी घूमता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुँच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुँच जाती। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुँचने वाली किरणों का धरातल ग्रहण कर कुछ किरणें को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है, तब यह वायुमंडल उनसे कुछ किरणें पृथ्वी पर ही रोक देती है। तो यहाँ पर है वायुमंडल से रिलेटेड कि वह कुछ सनलाइट जो होते हैं, सारा सनलाइट को वह नहीं आने देता, कुछ ही लाइट को आने देता है, कुछ को तो परावर्तित भी कर देता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगती है, यानी कि वायुमंडल के कारण जो परावर्तित किरण होता है अंतरिक्ष में लौटने में बहुत लंबा समय लगता है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाती है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता है। तो यहाँ पर है कि ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता है, इसीलिए लेट से वह परावर्तित होता है। उसके बाद और है कि जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तब वे बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी की ओर लौट जाती है, जिससे हमारा पर्यावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म रहता है। तो ये बात रहता है कि तापमान अचानक बढ़ जाता है तो बादल उसको रोक के रखा रहता है, फिर से पृथ्वी पर वो भेजने में मदद करता है। उसके बाद है सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सबसे पहले पर्वत पर पहुंचती है, तब बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसे संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती है, मतलब सबसे पहले धरातल पर ही तो सनलाइट आएगा तब तो परावर्तित होगा। तो इसलिए पहले धरती गर्म होता है, तब बाद में ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो वैसे वैसे गर्म होता है। तो ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम हो जाती है, लेकिन वहीं पे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो गर्मी और बहुत तेज़ हो जाएगा, लेकिन जनरली ऊपर जाएंगे तो गर्मी थोड़ा कम रहता है। जब गुब्बारा फुलाकर हवा के ऊपर करते हैं तो यह ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है? जब गुब्बारा फुलाकर हवा के ऊपर करते हैं तो यह ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं हम उसमें, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। चूँकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की होती है, जो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की होती है तो वह ऊपर की ओर उठती है। तो इस तरीके से वे ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल में गैसों का वितरण, तो यहाँ पर जब गुब्बारा फुलाकर हवा के ऊपर करते हैं
तो ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? तो जब हम अपना से हवा फुलाते हम मुँह से फूंकते हैं तो वह अक्सर नीचे की ओर ही रहता है, लेकिन वहीं पर अगर हाइड्रोजन गैस अगर भरते हैं तो वह ऊपर की ओर चला जाता है। तो समझ गया, इसमें हम मुँह से भरते तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और अगर जनरली फुलाते तो इसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। तो इसलिए मुँह से फुलाया हुआ गुब्बारा ऊपर की ओर नहीं जाता है। वायुमंडल में गैसों का वितरण देख लीजिए। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 1% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन लगभग या 0.01% है। अब संघनन की बात कर लेते हैं। संघनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है जिनसे बाद में वर्षण होती है, संघनन कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, तो जो जल कण है वह सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है जिनसे बाद में वर्षा होता है, तो वह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो संघनन शब्द समझ गए कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, H2O चाहे जल है, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और एक साथ जमा होकर और वही बाद में वर्षा कराता है, तो वह संघनन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं क्योंकि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो यहाँ पर है कि ये जो गैस है यह ग्रीन हाउस गैस कहते हैं क्योंकि यह वायुमंडल से फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है और इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। वर्तमान समय में हमारे आधुनिक जीवन शैली में मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है जिसके कारण स्थलीय विकिरण की ऊष्मा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। जो ऊष्मा होती है उसको सोख लेती है। इस कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जलवायु की दशाओं में भी परिवर्तन नज़र आ रहा है तथा भूमंडलीय तापन भी हो रहा है जिससे ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों पर जमी बर्फ पिघल रही है। मतलब इसी के कारण ये भूमंडलीय तापन के कारण और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगी जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा जैसे गंगा नदी के डेल्टा कुछ द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो गए। वहाँ के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर गए। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते। तो ये सब उसका परिणाम बताया हुआ भूमंडलीय तापन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा बढ़ने से होता है। उसके बाद है कि ठंडे प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव है जिससे सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती है। यह ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोग होते हैं। और वायुमंडल की संरचना की बात कर लेते हैं तो इसमें वायुमंडल के इस तरीके से 5 परतों में बांटा गया है। एक क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल और बहिर्मंडल ये कहते हैं। अब सबसे पहले क्षोभ मंडल की बात कर लेते हैं। क्षोभ मंडल क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल के सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन इस मंडल में होते हैं और मौसम संबंधी परिवर्तन इस मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवत क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है। जो विषुवत होता है, लंबवत बात करेंगे तो यह अधिक विस्तार होता है और जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ जलवाष्प एवं धूल कण अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इस मंडल में घटित होती है। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसका ऊपर समताप मंडल मतलब इसके ऊपर अब समताप मंडल है।
तो समताप मंडल 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में ये होता है। हमारा धरती से लगभग ऊपर 13 किलोमीटर जाइए तो उस समय क्षोभ मंडल होता है। जैसे ही 13 से ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल होगा। तो समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक की है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है और वहाँ पे ओजोन की परत भी पाया जाता है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणें सोख लेती है। यह मंडल हवाई जहाज़ की उड़ान के लिए उपयुक्त है, मतलब समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है उसके लिए उपयुक्त है। अब मध्य मंडल की बात करते हैं। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है, उसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे जैसे उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते। तो मध्य मंडल के बारे में ये विशेषता है कि यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते हैं। अब आयन मंडल या बाह्य मंडल जिसको कहते हैं, अब इस मंडल के बारे में बात करते हैं। तो वायुमंडल के इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान की तीव्रता से बढ़ते हैं। आयन मंडल इस परत का एक भाग है जो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगों को इस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। बाह्य मंडल का फैलाव 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है। यहीं पे बहुत सारे आयन होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि वायुमंडल की इस परत से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान की तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है जो पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंगे हैं इस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। और बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। बहिर्मंडल यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। यह हल्के गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैयार रहती है। डायग्राम से भी सब समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले वायुमंडल की परत हो गया, उत्तरी ध्रुव है और इस तरह की रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल जो 8 किलोमीटर तक इस तरीके से देखेंगे तो ये सब आपको दिखाई देंगे। जैसे ही आप लगभग एवरेस्ट यहाँ तक रहता है। फिर जेट यान, ओजोन मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक आप ये सब देख सकते हैं। मध्य मंडल देख रहे हैं यहाँ पर है ये, और मध्य मंडल। फिर उसके बाद वो क्षोभ मंडल हो गया। फिर समताप मंडल। मध्य मंडल में ये उल्कापिंड को रहता है, उसको खत्म कर देता है। आयन मंडल जिसको उष्ण मंडल कहते हैं, तो इसका 80 से 450 किलोमीटर ये देख रहे हैं आयन मंडल है। फिर उसके बाद ऊपर देखेंगे तो बहिर्मंडल जहाँ पे कृत्रिम उपग्रह ये सब होते हैं। तो इस चैप्टर को देख लिए। उसी प्रकार से अध्याय यानी कि चैप्टर 5 है जल से रिलेटेड। तो पृथ्वी पर जल कितना है, चैप्टर का नाम है बिन पानी सब शून्य। पृथ्वी पर 71% जलमंडल है, जिसको नक्शे में नीले रंग से देखते इतना ही नहीं, पानी पीने लायक तो पूरा नहीं है। उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.03% पानी का उपयोग ही पीने के लिए या अन्य कामों के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि शेष जल महासागर, बर्फ, छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशय, वायुमंडल आदि में समाहित होते हैं, जिसकी प्रत्यक्ष रूप के दौरान मतलब उपयोग करना संभव नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं हम सभी उसमें से, अर्थात वह पानी हमारे प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकते। साफ साफ पानी ही पिया जा सकता है। जल चक्र बात करते हैं। वाटर साइकिल नदियों, तालाब और बरसातों के पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और जहाँ तहाँ बरसता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। अब जल स्तर की बात करते हैं तो बरसात का कुछ जल रिसकर धरती के अंदर चला जाता है, जहाँ वह मिट्टी की परतें चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेता है। उसी जल की ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। तो जल की ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। जल स्तर की गहराई सभी जगह समान नहीं होती, सिर्फ उनकी ऊपरी सतह समान होते हैं। यह स्थान विशेषकर मिट्टी, रेतों या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। हम जब चापाकल या बोरिंग, नलकूप, कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो धरती के अंदर का जल स्तर घटता जाता है। अगर हम इस तरह
धरती के जल को निकालते रहे तो एक दिन जल स्तर समाप्त हो जाएगा। समुद्र जल खारा क्यों होता है? तो यहाँ पर है कि बरसात के पानी जब तालाबों खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज का व लवण को बहा लेती है। फिर यही पानी समुद्र में मिल जाता है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बनकर उड़ ही जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण वहीं जम जाता है। आज समुद्र के जल में औसत 1 केजी जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई है, समझ सकते। इसीलिए समुद्र का पानी नमकीन यानी कि खारा होता है। समुद्र का पानी खारा होता है जब उससे नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी स्वतः खारा हो जाता है। अब झील की बात कर लेते हैं तो दूर तक फैला शांत जल से भरा एक गहरा विशाल क्षेत्र होता है, यही झील कहलाता है। यानी कि दूर तक फैला हुआ शांत जल, जो रुका हुआ जल है, भरा एक गहरा विशाल क्षेत्र होता है, यही झील कहलाता है। यह जल का बड़ा स्रोत है। झील अपने देश में कई और भी झीलें जैसे वुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सागर झील, डल झील, तो ये सब है। कांवर झील जो कि बेगूसराय में है, कांवर झील से रिलेटेड है। तो कांवर झील बेगूसराय, बरैला झील जो कि लखीसराय में है, ये सब बिहार में है। कांवर झील बेगूसराय में और बरैला झील लखीसराय में। फिर उसके बाद है मुंबई में महासागर है, अब अरब सागर, ये सब है। अब महासागर की बात कर लेते हैं तो पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि ने घेर रखा है। जो महासागर पृथ्वी के बड़े भूभाग मतलब पृथ्वी के बहुत ज़्यादा भाग पर बहुत सारा जल घेर चुका है। इसका जल हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है, महासागर कहलाता है। तो ये महासागर होता है। महासागरों का एक भाग को सागर कहते हैं, जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है। तो किसी अवरोध के कारण अगर महासागर से नहीं रुकता है तो उसका कुछ भाग को, एक भाग को सागर कहते हैं। अब लहरें बात कर लेते हैं। महासागर समझ गए और सागर भी समझ गए, इसीलिए कहते बहुत सारा ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, मतलब ये लहरें की बात कर लेते हैं। जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती है तो हलचल से तरंगें उत्पन्न होती है। हवाएं जल को धकेलती है, इनसे जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसको लहर कहते हैं। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और यही इस जल तरंग को धक्का देकर तह तक पहुँचते हैं। यही कारण है कि सागरों महासागरों में हमेशा गतिमान रहता है। इसी कारण भूकंप भी आता है महासागर में। समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो ज्वार कहते हैं। यानी कि समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक अगर उठता है और बड़े हिस्से को अगर डुबा देता है तो उसी को ज्वार कहते हैं। और जब यह लहरें निम्नतम स्तर तक आकार तट से पीछे चली जाती है तो उस भाग को भाटा कहते हैं। यानी कि सबसे ऊंचे जल की लहर को ज्वार कहते हैं और यही अगर नीचे तक चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो इसीलिए ज्वार भाटा इसका नाम पड़ा है। तो तट से पीछे चले जाते हैं उसे भाटा कहते हैं। और यह प्रतिदिन दो बार होता है। भाटा के बारे में और कुछ बात लिखा है कि जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, मतलब जब चंद्रमा समुद्र के नज़दीक आ जाता है तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यही ज्वार है। और उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटा में 2 बार चढ़ाव उतार जरूर होता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें हैं और दीर्घ एवं लघु ज्वार के समय सूर्य और चांद की स्थिति की बात कर लेते तो देख सकते चांद जब दीर्घ होता है तो यहाँ चांद इस जगह के आसपास रहता है और लघु ज्वार होता है तो इस तरह के इसका चांद का स्थिति रहता है। उसके बाद है हमारा क्लास 7 का 6th चैप्टर, वह हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण परिज और आवरण, चारों ओर जो घेराव है उसको पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर को आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के घटकों का प्राकृतिक में हो गया, जैसे जल वायु होता है तो उसको वायुमंडल कहते हैं, जल होता है जलमंडल, स्थल होता है स्थलमंडल, जीव होता है जैवमंडल कहते हैं। मानव निर्मित में इमारत, उद्योग, पार्क, स्मारक ये सब होते हैं। परितंत्र हो गया, सजीवों की आपसी पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाती है। जैवमंडल पेड़ पौधे जीव जंतु सजीव जीव जगत निर्माण करते हैं, इसे जैवमंडल कहते हैं। तो ये है। उसका यहाँ पर है क्लास 7th का चैप्टर 7
जीवन का आधार पर्यावरण। तो प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, मृदा, नाभिकीय प्रदूषण। तो परिभाषा, कारण, बचने के उपाय, रोकने के उपाय, बीमारी, ये सब आप लिख सकते हो जब कोई भी प्रदूषण आएगा तब। बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोच, यानी कि बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोच यानी कि डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। डॉल्फिन को, यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है डॉल्फिन को। अब यहाँ पर है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, जिसको भूमंडलीय तापन कहते हैं। पेड़ पौधे ऐसा संख्या कम है, ईंट एवं पत्थर से बने मकान भी अधिक, गाड़ियाँ भी बहुत अधिक चलती है, बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चल रही है, बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में जल रहा है और इससे वातावरण समस्या तथा अधिक गर्म हो रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बढ़ते उद्योग धंधों के कारण बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो चिमनियाँ दिन रात धुआं उगल रहे हैं, यातायात के साधन, फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे अंधाधुंध कटाई हो रही है, बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अत्यधिक बढ़ रही है। फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग कहे जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग टर्म समझ गए। तो क्लास मतलब चैप्टर 7 खत्म हो गया। अब चैप्टर 8 में है हमारी दुनिया का मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। तो लद्दाख वहाँ की परिभाषा में खापा चान कहते, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, अर्थात बर्फ वाली जगह को लद्दाख कहते। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती रहती है। जो सिंधु नदी है वह लद्दाख से होकर बहती रहती है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है, जो सड़क मार्ग और वायुमार्ग से जुड़ा हुआ। लेह ऐसा जगह है जो सड़क और वायुमार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल तो वहाँ नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 लेह को, जो जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर के तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पर है कि जो लेह का जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है और काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा, यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनाली तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, जिसे कई सुरंग बनाई जा रहे हैं ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाता है और ये मुसलमान होते हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लद्दाख में बौद्धों के बड़े बड़े मठ हैं। इन मठों में को गोम्पा कहते हैं। होमी थिक्से लामा युक्त प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। इन मठों के चारों तरफ से रंग बिरंगे झंडे पताकों के से घेर देते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि इन पताकाओं में लिखे संदेश हवाओं के साथ ईश्वर तक पहुंचता है। अब लद्दाख क्या है? तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के ऊपर पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि है, जो तिब्बत के पठार के एक हिस्सा है। इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई लगभग 3600 मीटर है। तो लद्दाख क्या है? जम्मू कश्मीर के ऊपरी पूर्वी भाग में जो शुष्क शीत उच्च भूमि है, मतलब शुष्क और यह शीत मतलब ठंडा और ऊपर वाली भूमि है, तो जो तिब्बत के पठार के एक हिस्सा है, तो यही कहलाता है लद्दाख। तो इस तरीके से देख लिया। उसके बाद है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। पहले देख लिया लद्दाख में जीवन के बारे में। अब देख लेते थार, यानी कि जो रेगिस्तान वाला एरिया है उस जगह पे जीवन यापन कैसे होता है। तो यह क्षेत्र शुष्क और अत्यधिक गर्म होता है। दिन के समय आंधियाँ चलती रहती है, बालू के कण उड़ते रहते हैं, लेकिन रात होते ही तापमान में कमी आ जाती है और पूरा इलाका ठंडा हो जाता है। इस इलाके में औसत वर्षा साल भर में करीब 25 सेंटीमीटर होती है। कम वर्षा और बालू के कारण यहाँ कंटीली झाड़ियाँ, कीकर, बबूल, खजूर, खजरी, ज्वार, पाठा, नागफनी जैसा वनस्पतियाँ ही होती है, क्योंकि ये काम जल में ही उग सकती है। इन वनस्पतियों की पत्तियाँ चिकनी होती है और मोटी होती है और तने कांटेदार होते हैं। जड़ें भी गहरी होती है। अब रेगिस्तान यानी कि थार, यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होते हैं। तो यहाँ पर ये बातें, कंटीली झाड़ियों से ऊँटों, भेड़ों, बकरियों को भोजन मिल जाता है और बदले में ये दूध मांस चमड़े देते हैं। यहाँ के लोग ऊँटनी के दूध का उपयोग करते हैं, गाय भैंस के अलावा। थार में जल प्रबंधन, इन पहाड़ी से वर्षा का जल नीचे आता है। इन कृत्रिम झील बनाकर जल का भंडारण करते हैं। लोग
बालू की औषधियाँ और तेज़ धूप की गर्मी, यानी कि बालू जो होता है, बालू की औषधियाँ और तेज़ धूप की गर्मी से बचने के लिए सिर पर पगड़िया जिसे साफा कहते हैं, साफा बांधते हैं। पूरे बदन कपड़े से ढकने, दिन के समय शरीर लू और उच्च तापमान से बचा रहता है, जबकि रात में अत्यधिक सर्दी से वह बचाता है। तो दोनों में काम आ जाता है। उसके बाद है राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर में रेगिस्तान सफारी का आयोजन करता है, जिसे थार का आंतरिक भाग में रात्रि विश्राम एवं राजस्थान की लोक संस्कृति एवं खाद्य पदार्थों से अवगत कराया जाता है। अब रेतीली मैदानों में दूर दूर तक कहीं कहीं पे पानी के बावरी या कुएं मिलते हैं, तो रेतीले मैदानों में दूर दूर तक कहीं कहीं पर पानी के बावरी या कुएं मिलते हैं जो गहरे होते हैं। यहाँ पर कुछ हरियाली भी मिलती है। ऐसी जगह को नखलिस्तान या मरुदान कहते हैं। वहीं से पीने का पानी कोसों चलकर मशकों या घोड़े में पैदल या ऊँटों पर ढोकर वो लोग लाते हैं बहुत दूर से। यातायात में ऊँट काम आते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इनकी बालों से कंबल, रजाई, कालीन भी बनते हैं। इनके कुटीर उद्योग में मदद होता है। जब बालों की आंधियाँ चलती है तो ऊँट की ओट में छिप जाते हैं। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, लाख की मूर्ति, चूड़ियाँ, हाथी की दांत की वस्तुएं यहाँ पे होता है। छिटदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट जिसको कोयला, तांबा, अभ्रक, नमक मिलता है। नक्काशी की कपड़ों की बुनाई, रंगाई, छपाई इनका मुख्य व्यवसाय है। तो नक्काशी कपड़े का ये काम होता है। राजस्थान नहर की बात करते हैं तो पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर, तो इसका उपयोग किया गया है पानी की कमी को कम करने के लिए। अब क्लास 7 का चैप्टर 10 है हमारी दुनिया का मानव पर्यावरण क्रिया। अपने प्रदेश बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार का पूर्व में पश्चिम बंगाल, बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर में है नेपाल, बिहार के दक्षिण में झारखंड। तो ये चौहद्दी आपको याद रख लेना है कि कौन सा दिशा में कौन राज्य है। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। जो बिहार राज्य है वह मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके चारों ओर उत्तर में नेपाल और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो गंगा कहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसके उत्तर में गंडक, इसके उत्तर दिशा में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दक्षिण में पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियाँ आकर मिलते हैं। तो ये डायरेक्शन याद रख लीजिए कि इसके कौन सा दिशा में कौन है। तो उत्तर में है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदी है। और वहीं दक्षिण में बात करेंगे तो पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदी आकर मिलते हैं। मैंगो शावर की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती है, जिसके कारण आम के फल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। अतः मैंगो शावर इसी को कहते हैं। मैंगो शावर मतलब आम फुलाना, और शावर की तरह जो थोड़ा मोड़ा बारिश होता है, तो इसलिए मैंगो शावर नाम पड़ा। उत्तर बिहार के कुछ ज़िलों में तंबाकू, केले, लीची, पान की खेती खूब होती है। उत्तर बिहार के कुछ ज़िलों में तंबाकू, केले, लीची, पान की खेती खूब होती है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र। तो यहाँ पर ये ध्यान में रख लीजिए कि भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुख है। तो भागलपुर में सिल्क, तो सिल्क किस लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर में सिल्क का उत्पादन अच्छा से होता है। पूर्णिया में जूट का उत्पादन होता है। गया में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है एवं पूर्वी चंपारण में बटन। तो ये अक्सर हर तरह की एग्जाम में, अभी जस्ट 2017वां बीपीएससी हुआ था, तो ये मिलान करने वाला था कि भागलपुर में जूट का उत्पादन होता है या सूती वस्त्र या सिल्क का। तो ध्यान रखिए कि भागलपुर में सिल्क का उत्पादन होता है, पूर्णिया में जूट का, गया में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, वहाँ पर लोग काम भी करते। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में टीन एवं अभ्रक, यानी कि दक्षिण बिहार में टीन और अभ्रक भी ये मिट्टी से निकाला जाता है। अब उसके बाद है कि कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स भी मिलते हैं। 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की 22 मार्च 1912 में
अब देख लेते हैं यहाँ पर जैसे मिलान करने वाला है, तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी देख लीजिए। राज्य की राजधानी पटना के अतिरिक्त गया जिला वायु मार्ग से जुड़, तो ये भी बात है कि राज्य की राजधानी पटना के अतिरिक्त गया जो है वह वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व प्रदेश के श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है, तो त्यौहार के बारे में भी देख लिए। चूना पत्थर जो है वह कैमूर में होता है। रेलवे वैगन प्लांट जो है मोकामा में है। जर्दालू आम भागलपुर में है। तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। तो इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। अब यहाँ पर है मानव पर्यावरण अंतः क्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी संकरी पट्टी के रूप में फैला है। तो केरल प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर एक लंबी संकरी पट्टी के रूप में फैला है। इसके पूर्व दिशा में पश्चिमी घाट पर नीलगिरी और अन्नमलाई की पहाड़ियाँ है। तो केरल प्रदेश के बारे में देख लिए। पश्चिम पर लंबी संकरा पट्टी के रूप में फैला है। इसके पश्चिम में, इसके पूर्व में दिशा में पश्चिमी घाट पर नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। इसके पश्चिम में अरब सागर है। यह एक संकरा तटीय मैदान है। जो केरल की बात करें, यह एक संकरा तटीय मैदान है जिसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है। यहाँ की अधिकांश मैदानी क्षेत्र नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है। इसके 3 भाग हैं। एक तटीय भाग हो गया, एक रेतीले मैदान। तीनों भाग में ये पहला भाग है कि तटीय भागों में समुद्री भागों में लाया गया बालू द्वारा निर्मित पतला क्षेत्र जो अधिकांशतः दलदली है। यह अरब सागर के साथ साथ एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। अब रेतीले मैदानों के पूर्वी भागों में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान है। यह भाग बहुत उपजाऊ है। तो रेतीले मैदानों के पूर्वी भागों में उपजाऊ कांप मिट्टी के मैदान है। यह भाग बहुत उपजाऊ होता है रेतीले मैदानों में। उसके बाद है रेतीले मैदानों की पूर्व की ओर पहाड़ी भाग है जो पुरानी चट्टानों से बने हैं। यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो अधिक उपजाऊ है। उसके बाद साइलेंट वैली पश्चिम घाट में अवस्थित यह स्थान जैव विविधता के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली यूएनओ ने इसकी विशेषता को विश्व स्तरीय बताया है। अब केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। गॉड्स ऑन कंट्री, भगवान का अपना देश कहा जाता है। केरल प्रदेश के तटीय भागों में मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट पाया जाता है। तो इसका केरल प्रदेश के तटीय भाग में ये सब तत्व होते हैं। मोनोजाइट, थिरकन, थोरियम, उसके बाद यूरेनियम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट ये सब होता है। केरल में तिरुवनंतपुरम, अलवारा, फिर पुन्नालूर, कोझिकोड यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। नगर की तिरुवनंतपुरम में सूती कपड़े, नारियल का तेल, साबुन, साइकिल, ट्यूब, कांच आदि का कारखाना है। अब पुन्नालूर में कागज़ तथा अलवार में एल्यूमीनियम बनाने के कारखाने हैं। कुटीर उद्योग में नारियल के रेशे, कुटीर उद्योग में जैसे नारियल के रेशे हो गया, मतलब रस्सी, फिर पाँव पोछ, पायदार, टोकरियाँ आदि बनते हैं। इसके अतिरिक्त रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लाईवुड, रासायनिक खाद्य आदि के कारखाने हैं केरल में। उसके बाद यहाँ पे ये जो चैप्टर देख रहे हैं यह चैप्टर, इसके बाद एक और चैप्टर है। तो मौसम और जलवायु क्लास 7 का ये देख रहे हैं चैप्टर, 12th है क्लास 7 का। तो मौसम और जलवायु के बारे में देखेंगे। मौसम है कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। यानी कि एक दशा होती है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। निश्चित स्थान का अर्थ किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति है। समय का अर्थ हो गया उस स्थान का स्थानीय मानक समय। तथा वायुमंडल दशा का अर्थ आकाश की स्थिति, यानी कि आकाश की स्थिति बताता है। और समय हो गया कि उसका मानक समय क्या है। मौसम परिवर्तनशील तत्व है जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसी स्थान और समय के संदर्भ में जाना और व्यक्त किया जाता है। जलवायु की बात कर लेते हैं। तो किसी स्थान में लंबे समय, यानी कि जलवायु में हो गया कि किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु की दशाएं अलग अलग पाई जाती है। इसका मुख्य कारण जलवायु को प्रभावित करने वाले ये प्रमुख कारक है। जो जलवायु को प्रभावित करता है, अक्षांशीय स्थिति,
समुद्र तट से दूरी, पर्वतों की दशा व अवरोध, फिर है पवन व दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र धाराओं की दिशा, तापमान। तो ये सब जो है वह मुख्य कारक है जलवायु परिवर्तन के। तो अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, पर्वतों की दशा, अवरोध, पवन व दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र धाराओं की दिशा, तापमान। अब फिर उसके बाद है कि अलग अलग स्थानों पर जलवायु के निर्धारण में एक या एक से अधिक तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सौर ऊर्जा की होती है। तो यहाँ पर है सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलता है तो वहाँ सामान्यतः गर्म होते, तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा कम मिलता है तो वह अपेक्षाकृत ठंडा होता है। उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले, आप इसको इस तरीके से फॉर्म से याद कर सकते हैं। जैसे लैंड फॉर्म, तो लैंड हो गया एल से लैटिट्यूड जिसको अक्षांश कहते हैं, ए से एल्टीट्यूड जिसको ऊंचाई कहते हैं, एन से हो गया नियरनेस फ्रॉम सी नियरनेस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से निकटता, फिर डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, फिर एफ से हो गया फॉरेस्ट यानी कि वन, ओ से ओशियन करेंट यानी कि समुद्री धाराएं, आर से रेन हो गया वर्षा, एम से माउंटेन हो गया मतलब पर्वत। तो आप इस तरीके से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचान सकते हैं। लैटिट्यूड यानी कि एल से हो गया लैटिट्यूड, ए से एल्टीट्यूड, एन से हो गया नियरनेस ऑफ सी, और डी से हो गया डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से हो गया फॉरेस्ट, ओ से हो गया ओशियन करेंट, आर से हो गया रेन, एम से हो गया माउंटेन। तो ये सब प्रभावित करते हैं जलवायु को। वायु ताप को मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। ताप का मुख्य स्रोत सूर्य का ताप है। सूर्य के ताप जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। वायु में उपस्थित ताप की मात्रा को वायुमंडल का तापमान कहते हैं। इस कारण धरातल का तापमान सूर्य से प्राप्त ताप की अवधि पर निर्भर करता है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण आसपास क्षेत्र में गर्मी अधिक होती है। सूर्य के कारण धरातल का तापमान सूर्य से प्राप्त ताप की अवधि पर निर्भर करता है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण इसके आसपास स्थित बहुत ज़्यादा गर्म होता है। भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर जाने पर हमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान क्रमशः कम रहता है। अब शीत प्रदेश बात करते हैं, जहाँ सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुँचती है, वहाँ निम्न तापमान के कारण सदैव हिम जमा रहता है। यह शीत प्रदेश कहलाता है। ऐसे क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित होता है। ये बात ऑलरेडी जान चुके, अगर पढ़े होंगे क्लास 6 का वो सारा चीज़। तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धारा यानी कि एयर करेंट कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गति जो चलता है इसी को एयर करेंट कहते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने वाली गति को पवन कहते हैं। वायु दाब हो गया पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली वायु भार, वायु दाब कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु को भार वायु दाब कहलाता है। और ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब घटता है। वही समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक रहता है। समुद्र तल पर वायु का दाब बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह वायु दाब एक जैसा नहीं होता, जिससे सदैव विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं। वायु दाब में अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होता है और निश्चित दिशा में चलती है। तो वायु दाब के अंतर के कारण ही वो पवन की बात कर लेते हैं, हवा जिसको कहते हैं। तो हवा के बारे में कि जब वायु चलता है तो इसे महसूस हम लोग करते। गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। गतिशील क्षैतिज वायु को हम लोग पवन कहते हैं। पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। तो सबसे पहले स्थायी पवनें होता है। ये पवनें जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है, पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। ये अधिक दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की ओर मूव करती है, जैसे पछुआ तथा पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। उसी तरीक़ा से मौसमी पवनें बात कर लेते हैं। इन पवनों की दिशा मौसमी अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहे तो इसको मौसमी पवन कहते हैं। इसमें मानसूनी पवन, चक्रवात, प्रति चक्रवात इत्यादि इस तरह के पवन को ये कहते हैं। उसके बाद स्थानीय पवन हो गया कि एक खास जगह पे होता है, तो वर्ष के किसी विशेष स्थान और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने से ये होते हैं। तो विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिहार, उत्तर भारत में मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा लू के नाम से जाना जाता। तो ये जो हो गया यह स्थानीय पवनें हो गया। उस तरह अब देख लेते हैं स्थलीय समीर और समुद्री समीर के बारे में। समुद्र मतलब हवा हो गया। तो जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं। ये सदा रात में चलती है, स्थलीय समीर रात में चलता है। अब समुद्री समीर की बात कर लेते हैं। जब हवा समुद्र से
स्थल की ओर चलती है तो इसे समुद्री समीर कहते। देख लिए, समुद्र से चलता है तो वह समुद्री समीर, और स्थल से चलता है तो स्थलीय समीर कहलाता है। अब चक्रवात के बात भी कर लेते हैं। तो ये तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। चक्रवात की आँख, इनके केंद्र में एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आँख कहते हैं। बहुत से चक्रवातों को विभिन्न देशों में विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे काल बैसाखी, लैला, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, हाइफून। तो ये चक्रवात का नाम है। भारत में 2010 ईस्वी में काल बैसाखी एवं लैला नाम से 2 चक्रवात आए। भारतीय प्रायद्वीपीय में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। इसके प्रभाव से स्थल पर तेज बारिश एवं सागर में ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। तो यहाँ पर है कि इसके प्रभाव स्थल पर तेज बारिश एवं सागर में ऊंची लहरों से उत्पन्न होता है। अगर तेज बारिश हो चाहे सागर में ऊंची लहर हो तो इससे उत्पन्न होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में होता है तो सुई की घड़ी की दिशा के विपरीत, जैसे सुई की घड़ी जैसे चलता है उसके विपरीत चलता है उत्तरी में, और दक्षिण में होता है तो सुई की दिशा के डायरेक्शन में वह चलता है। उसके बाद यहाँ पर है प्रति चक्रवात, यानी कि प्रति चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। तो प्रति चक्रवात में है कि चक्रवात के विपरीत उच्च दाब केंद्र में, उच्च दाब जहाँ पर रहता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अगर होता है तो उसको हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती, इसी को प्रति चक्रवात कहते हैं। जिसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है परंतु हवाएं धीमी गति से चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसके विपरीत चलता है। आप संघनन तो ऑलरेडी जान चुके, जल वाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को, जो जल वाष्प होता है उसको जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ओस बिंदु, वह तापमान जिस पर जल वाष्प संघनन प्रारंभ होता है उसे ओसांक या ओस बिंदु कहते हैं। अब आर्द्रता बात कर लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थिति जल वाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहा जाता है। अब जल वाष्प का अक्षय स्रोत महासागर है, साथ ही पृथ्वी पर मौजूद अन्य जल राशियाँ भी सूर्य के गर्मी से वाष्पीकृत होती है। वर्षा, बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को संघनन द्वारा बनती है वर्षा कहलाती है। वर्षा पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है। इस धरती के भूगर्भीय जल भंडार वहाँ संचित होते हैं। वर्षा प्रकृति आधार के 3 प्रकार होते हैं। एक वाहनिक वर्षा, तो वाहनिक वर्षा का विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। इस कारण गर्म भूतल के संपर्क में होने वाली हवा हल्की होकर उठ जाती है। ऊपर उठती हवा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, फलतः संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद विषुवत रेखीय प्रदेश में प्राय होती है। तो वाहनिक वर्षा में हो गया कि विषुवत रेखीय जो होता है, विषुवत रेखा पृथ्वी ये हो गया, इस तरह की रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। तो इस रेखा में गर्मी अधिक पड़ती है। इस कारण गर्म भूतल के संपर्क में होने वाली हवा हल्की होकर उठ जाती है। यहाँ पर हल्की होकर थोड़ा हवा उठ जाता है। ऊपर उठती हवा धीरे धीरे ठंड हो जाती है, यही ठंडा हो जाता है आगे चलकर, फलतः संघनन की क्रिया वहाँ शुरू होने लगता है और शीघ्र ही वर्षा होने लगता है। तो यह वर्षा दोपहर के बाद विषुवत रेखीय प्रदेश में होती है, तो यह वाहनिक वर्षा कहलाती है। उसके बाद पर्वतीय वर्षा, तो पर्वत में जो होता है, जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है तो ये पवनें उसके धूल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंड होने लगती है जिससे संघनन प्रक्रिया आरंभ होती है और यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरने लगता है। इसे पर्वतीय कृत या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो देख लिए कि जब ऊपर की ओर उठता है और उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग से कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है और ये पवनें उसमें ढाल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ऊंचाई के कारण हवा ठंड होने लगती है, फिर बाद में संघनन की प्रक्रिया होता है तो उसके कारण वर्षा होता है। अब चक्रवातीय वर्षा, तो निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं में अनेक पवन आती है, यानी कि जो निम्न जहाँ पे कम दाब रहता है वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के हवाएं आती हैं और खाली जगहों को भरने के कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। मतलब यहाँ पर है कि खाली जगहों को भरने के लिए इनमें होर हो जाती है और इसके कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है।
ऊपर उठने के कारण इसमें के तापमान में कम हो जाता है, जिससे मौजूद आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। यह वर्षा उष्ण कटिबंध में ज़्यादातर होती है। अब मौसम संबंधी उपकरण की बात कर ले तो इसमें तो ज़्यादा नहीं था। तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसे डिग्री सी यानी कि ऊपर ये वाला से इंडिकेट करते हैं, व्यक्त किया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जो जल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदलता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में बदलता है, वहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस पर वह उबलना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हो गया 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। इस तरीके से क्लास हम लोग ये समझ गए क्लास 7th के इतिहास। ऐसे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।